नमस्कार दोस्तों, कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। आज हम 2015 का जो हमारा हल प्रश्न पत्र देख रहे थे हम फर्स्ट ग्रेड का, उसमें हमने पहले वाले वीडियो में 60 प्रश्न देख लिए थे। अब हम आगे 61 से इसमें 120 तक लगभग हम प्रश्न देखेंगे और आप देखेंगे कि इनमें जो 2015 की भर्ती थी साथियों, 2016 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। ये पहला एग्ज़ाम था जो मैंने दिया था फर्स्ट ग्रेड का। और इसमें आप अब देखेंगे प्रश्नों में कि बहुत सारे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जिनमें रचनाओं के क्रम पूछ रखे हैं। तो जब दोबारा मैंने 2018-19 में तैयारी की, जो 18 में भर्ती आई थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें मैंने तैयारी की, तो उसमें मैंने खूब रटा रचनाओं की जो सन हैं उनको। मैंने जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं के, खास तौर से प्रथम रचना, अंतिम रचना, इस प्रकार के मैंने खूब मतलब कोशिश की याद करने की, कम से कम सन याद करूँ, क्योंकि इस भर्ती में 3 से 4 प्रश्न आए थे। और इस भर्ती में तो बस मेरी एमए कंप्लीट हुई थी 2015 में, और 16 में मैंने ऐसे ही बस फॉर्म लगा दिया था और किसी प्रकार का पाठ्यक्रम वगैरह का मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने बस एक मिश्रा पब्लिकेशन, मिश्रा सर की एक बुक लेके आई थी और एक लक्ष्य की मेरे पास गाइड थी फर्स्ट पेपर की। लक्ष्य की नहीं साथियों, राय पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना, वो मेरे पास फर्स्ट ग्रेड की यानी फर्स्ट पेपर की जीके की थी। 2 ही बुक थी मेरे पास ना। मुझे ये पता था कहाँ से क्या आता है, कुछ भी नहीं पता था। बस थोड़ा बहुत ऐसे ही घर पे कभी उठा ली बुक को और ऐसे ही कभी कभार देख के मैं ये पेपर दे के आई थी। इसमें ना मैंने कभी प्रश्न मिलाए, ना मुझे पता चला इसके कितने क्या हुए थे, क्योंकि तैयारी ही नहीं की थी। उस समय पता ही नहीं था कि फर्स्ट ग्रेड का क्या पैटर्न होता है क्या नहीं। 2016 में जब लास्ट में 2-2.5 महीने सीख कर गई ग्लोबल कोचिंग में, तब पता चला कि हाँ तैयारी इस प्रकार से होती है, ये प्रश्नों का पेपर का पैटर्न रहता है। तब जाके मुझे पता चला कि तैयारी का तरीका वास्तव में ये होता है। तब उस कोचिंग में मैं 2-2.5 महीने ही रही। अब जो मैं आपको नोट्स करा रही हूँ आधुनिक काल के, वो मेरे उसी कोचिंग के हैं। उसमें हमें दिनेश सन्नी सर पढ़ाते थे, जिनका 2015 इस भर्ती में ही जिनका सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट ग्रेड में, वो सर पढ़ाते थे हमें हिंदी। तो उनके ही मेरे पास नोट्स हैं। ये मैं पहुंची तब वो रीतिकाल करवा रहे थे, तो रीतिकाल और आधुनिक काल के ये मेरे पास नोट्स हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। और बाकी जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा रखे हैं वो नोट्स कविता माहेश्वरी दी वाले मैंने लिखे थे, वो नोट्स हैं। तो आप देखेंगे, आज हम इसमें देखेंगे। और आपके लिए साथियों ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से आपका मूल्यांकन हो रहा है और आप अपनी सामग्री का भी इसमें मिलान कर सकते हो कि आपके पास ये जो प्रश्न आए हुए हैं पेपरों में, आपने जो मैटर पढ़ा है उसमें ये सारे प्रश्न मिल रहे हैं क्या। तो देखिए 61 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो हमें रचनाएं तो मोटी मोटी याद रहनी चाहिए। जो प्रमुख रचनाएं आप देख सकते हैं, इनमें प्रमुख रचनाएं ही दे रखी हैं। रंग में भंग इनकी प्रथम रचना थी। भारत भारती तो इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। द्वापर वैदेही वनवास, तो वैदेही वनवास रचना इनकी नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वैदेही वनवास रचना किनकी है। अगला प्रश्न है, इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आत्मानुभूति के व्यक्ति हमने एक वीडियो पहले ही हमने छायावाद, 2 वीडियो पहले हमने छायावाद को पढ़ा है। मैंने आपको सारी विशेषताएं, उनकी प्रवृत्तियां पढ़ाई थी और वहाँ मैंने आपको विशेष तौर से बताया भी था। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति बिल्कुल मिलती है छायावाद में। कल्पना की अतिशयता थी। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह नहीं था साथियों। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण था उसमें। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, पेपर में ऐसा प्रश्न आ गया, हम पढ़ते हैं, वहाँ अभ्यर्थी को क्या होता है, एक तो बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता और वैसे ही वो दबाव में आया रहता है। उसके ऊपर इतना प्रेशर रहता है परीक्षा का, एग्जाम का, कि उसको कुछ का कुछ दिखता है। और यहाँ छोटी सी वो गलती कर जाता है, उसको लगता है सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, यानी बिल्कुल ये लाइन तो सही है, और वो फिर या तो इनमें उलझता है, ये करके आता है, या फिर कोई और करके आता है, कल्पना की अतिशयता वगैरह। तो वो फिर कहते हैं कि हमें जो आते हुए प्रश्न हमारे गलत हो गए। लेकिन साथियों आपको वहाँ, इसलिए आपसे बार बार इन वीडियोज़ के माध्यम से बीच बीच में आपको मैं ज़रूरी बातें बता रही हूँ। आपको प्रत्येक प्रश्न को बहुत अच्छे से 2 बार पढ़ना है और फिर लास्ट में बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको क्या पूछ रहे हैं, सही है, नहीं है, गलत है, वो क्या पूछ रहे हैं। और फिर चारों ऑप्शनों को भी आपको 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यह सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह नहीं था, यहाँ सूक्ष्म का विद्रोह था साथियों स्थूल के प्रति। तो ये लाइन उल्टी हो गई, ये इसका सही आंसर है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था। ये देखिए प्रश्न आ गया, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है। तो ये मैंने आपको 10 से 15 कवि मैंने आपको बताए थे एक वीडियो में कि आप इनकी रचनाओं के कालक्रम याद कर सकते हैं।
ये 2015 वाली भर्ती में आई हुई ना, तो 2018-19 में 18 में जो भर्ती आई थी जिसका एग्ज़ाम 3 जनवरी 2020 को हुआ था, उसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आया था जिनका क्रम पूछा गया और रचनाओं का। ना ही साथियों अब जिसमें मैं सिलेक्ट हुई हूँ 2022 वाली भर्ती में ऐसा कोई प्रश्न आया था। लेकिन फिर भी हम किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। आप ज़रूर जो प्रमुख कवि हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताए थे, उन प्रमुख कवियों की रचनाओं के तो आप सारे के नहीं तो भी जो प्रसिद्ध रचनाएँ हैं उनका आप जो है प्रकाशन वर्ष जरूर याद करें। ये देख सकते हैं इसमें ये सही है। विकल्प में सही कालक्रम तो सबसे पहले ग्रंथि आई थी, फिर गुंजन, फिर युगांत, तो फिर ग्राम्या। ये इनकी चारों रचनाएं हैं। अब देखिए आप छायावाद से ही 2 कवियों की रचनाओं का क्रम पूछ लिया गया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो ये आप देख सकते हैं निहार, नीरजा, संध्या गीत और दीपशिखा, ये इनका सही है क्रम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। तो ये देख सकते हैं आप छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से पंत और महादेवी जी दोनों की पूछ लिया है। अगला है प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। यही ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसकी कथा किसमें है, कितने सर्गों में विभक्त है? 15 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम से ऊपर हुआ है। इसमें क्रम का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने अत्यंत सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। तो इसका पहला ही ऑप्शन जो गलत था। फिर देखिए आप प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? तीसरा प्रश्न आ गया यहाँ कालक्रम वाला। और दिनकर जी जो छायावादोत्तर काल के कवि हैं, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी, ये इनकी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम है। इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कथानक महाभारत से लिया गया है, बिल्कुल सही है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, ये बिल्कुल गलत है साथियों। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया। दिनकर जी ने जो द्वितीय महायुद्ध चल रहा था उससे प्रेरित होकर ये काव्य रचना लिखी थी, गांधीवाद से प्रभावित नहीं थी। ये पंक्ति यहाँ गलत हो जाएगी। इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में संकलित नहीं? तार सप्तक का मतलब है प्रथम। अगर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ दे रखा हो तो बाद में अगर अकेला तार सप्तक है तो उसका मतलब है प्रथम। तो उसमें धर्मवीर भारती जी नहीं थे, प्रभाकर माचवी, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। सप्तक में से एक प्रश्न आता ही आता है साथियों। तो आपको चारों तार सप्तक हैं, उनके चारों के आपको प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए और चारों के आपको कवि याद होने चाहिए कि कौन से सप्तक में कौन सा कवि था। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे कि काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में ही देख लीजिए आप। चौथा प्रश्न आ गया यहाँ। तो इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, हेरी और आंगन के पार द्वार, इनकी ये रचनाओं का क्रम सही है। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं तार सप्तक से 2 प्रश्न आ गए हैं। तो नंद किशोर आचार्य जी की इसमें शामिल थी, स्वदेश भारती जी थे, राजकुमार कुंभ जी भी थे, शमशेर बहादुर सिंह जी की रचनाएं चौथा सप्तक में शामिल नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? तो बूंद और समुद्र नहीं है, झूठा सच नहीं है, सूरज का 7वां घोड़ा नहीं है, रंगभूमि है। तो सूरज का 7वां घोड़ा तो धर्मवीर भारती जी का है, झूठा सच यशपाल जी का है और बूंद और समुद्र है तो सही साथियों किसका है? ध्यान में नहीं आ रहा, आप बताना इसका बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक कौन है। अब देखिए आप 5वां प्रश्न आ गया। लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो सबसे पहले सेवा सदन, फिर रंगभूमि, फिर गबन और फिर कर्मभूमि, इनका सही प्रकाशन वर्ष का जो है वो क्रम है इनका। तो आप देख सकते हैं 2 पीछे आ गए थे छायावाद के कवियों के। यहाँ छायावादोत्तर काल दिनकर जी का पूछ लिया, यहाँ आगे जी का पूछ लिया जो प्रयोगवाद में है। अब आप देख सकते हैं उपन्यासों में गद्य विधाओं में प्रेमचंद जी को पूछ लिया और अब गद्य विधाओं में भी अमृतलाल नागर जी हैं। हाँ ये आप यहाँ उतराई गया साथियों। बूंद और समुद्र जो है वो अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तो अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें है बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष और मानस का हंस। तो आप ये कालक्रम कुछ कवियों को जरूर याद कर लें साथियों। इसमें कालक्रम वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे, इसीलिए इसकी जो मेरिट है 2016 वाले की, इसमें लगभग 3000 वैकेंसी थी, 3000 से प्लस ही थी शायद कुछ। इस भर्ती में हिंदी की सबसे ज़्यादा थी। उस समय मुझे बहुत अफसोस भी हुआ था कि जब मैं 2019-18 वाली भर्ती में ढंग से तैयारी करने लगी तब लोगों ने बताया कि 2016 में हिंदी की व्याख्या था कि बहुत बड़ी भर्ती आई थी वो। तो मुझे इतना दुख हुआ कि काश मैं उस समय बहुत अच्छी जम के तैयारी कर लेती। लेकिन साथियों कुछ पता नहीं चलता, 2016 में भले ही वैकेंसी ज़्यादा थी लेकिन मेरिट जो 2022 में रही है और जो 2020 वाले पेपर की रही थी यानी 18 वाली भर्ती की रही थी उन दोनों से इनकी मेरिट ज़्यादा रही बता रहे हैं साथियों। फिक्स तो मुझे ध्यान में नहीं है कितनी रही थी, लेकिन फिर भी मेरिट 2016 वाले की
पद ज़्यादा थे, 3000 प्लस पद थे, लेकिन फिर भी इसकी मेरिट ज़्यादा रही, बता रहे हैं। मैंने कहीं सुना था वीडियो में, अब ध्यान में नहीं है कितनी रही। 2018 वाली भर्ती में कुल 779 पद, शायद इतने ही पद थे साथियों, लेकिन 2022 वाले में फिर हमारे 1462 पद थे। तो इसमें ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे और ऐसे प्रश्न बच्चों के याद कम रहते हैं। गद्य विधाओं में तो वैसे ही कई बच्चों को बहुत हार्ड लगती है, इसके कारण ही इतने पद भी थे, ऐसे हार्ड प्रश्न भी आए थे, लेकिन फिर भी साथियों इसकी मेरिट ज़्यादा रही थी। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? तो चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते और पुनर्नवा, ये तीनों ही उपन्यास इनके लिखे गए हैं भगवती चरण वर्मा द्वारा। और पुनर्नवा उपन्यास किसका है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? यानी मोहन राकेश द्वारा रचित है, इसमें से एक है। खोई हुई दिशाएं, मलबे का मालिक, जिंदगी और जोंक, जहाँ लक्ष्मी कैद है। तो मलबे का मालिक राकेश द्वारा लिखी गई, मोहन राकेश द्वारा लिखी गई कहानी है। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो रांगे राघव हैं। मैंने आपको नोट्स में बताया भी था कि रांगे राघव गदल कहानी के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? तो तिरीच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, ये तीनों ही इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं उदय प्रकाश जी की। ये आपको अच्छे से याद करनी है तीनों। पत्थर गली इनकी कहानी नहीं है। इनमें से तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 में हुआ था। चौथा सप्तक सन 1979 में प्रकाशित हुआ था। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, ये यहाँ गलत है सप्तक के बारे में। चिंतामणि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इसको तो कौन नहीं जानता, शुक्ल जी को तो बच्चा बच्चा जानता है। चिंतामणि के इनके 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं और हमारे फर्स्ट ग्रेड में इनकी कविता क्या है शामिल भी है, इनका निबंध। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन रचनाओं में कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? तो ये है गेहूँ और गुलाब, इनका प्रसिद्ध जो है निबंध है गेहूँ और गुलाब। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये इनका नहीं है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। और प्रिया नीलकंठी भी नहीं है। इनमें से कौन सी रचना नरेश द्वारा रचित है? तो संशय की एक रात, ये जो भगवान राम जिस समय समुद्र को पार करने के लिए लास्ट समय वहाँ बैठ के माँ दुर्गा को मनाने के लिए वहाँ वो हवन यज्ञ कर रहे थे, उस समय की है संशय की एक रात कविता। एक और द्रोणाचार्य इनकी नहीं है। स्मृति की रेखाएं महादेवी जी की है। आवारा मसीहा भी इनकी नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये लाइन गलत हो जाती है साथियों, क्योंकि दोनों ही अभिधा में और लक्षणा में भी मुख्य अन्य अर्थ, जैसे अभिधा में तो निकलता ही मुख्य अर्थ है और लक्षणा में अन्य अर्थ निकलता है, लेकिन उसका मुख्य अर्थ से संबंध जरूर होता है। हाँ, व्यंजना में मुख्य अर्थ से संबंध नहीं होता। ये अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है। इसी के आधार पर इसके 2 भेद भी होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, तो इसमें यही लाइन गलत हो गई। इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए, वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो साथियों, जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है, संदेह नहीं होता। संदेह में तो संदेह बना रहता है, जैसे कि इसका प्रसिद्ध उदाहरण है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, वो उसका प्रसिद्ध उदाहरण है संदेह अलंकार का। तो जहाँ उपमान और उपमेय पर अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित ये वाक्य, ये कथन किसका है? तो पंडित राज जगन्नाथ जी का है। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इससे यश प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ भी होता है, आनंद प्राप्त होता है, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, ये लाइन इसमें सही नहीं है। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? तो प्रतिभा माना है, व्युत्पत्ति को माना है, निपुणता को और अभ्यास को। तीनों तो प्रसिद्ध 3 काव्य हेतु हैं ही, लेकिन ईश कृपया को जरूरी यानी आवश्यक तत्व नहीं माना गया है। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के 2 प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। यही कथन सही नहीं है इसमें। लक्षणामूला को
विवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणा मूला ध्वनि का ही भेद है। इनमें से कौन सा अनुकरण से संबंधित अरस्तु के कथन गलत है? यानी अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उससे संबंधित कौन सा कथन गलत है? अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। ये लाइन को हमेशा पूछा जाता है, इसी लाइन को हमेशा उदाहरण बनाया जाता है, क्योंकि अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत भिन्न थे और ये कह रहा अंतर नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों के जो विचार थे अनुकरण से संबंधित उन विचारों में भिन्नता थी, इसलिए इस कथन को गलत है। यहाँ उन्होंने कहा कि अंतर नहीं है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया था। लोजाइंस के उदात्त तत्व विषय की विवेचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? लोजाइंस के उदात्त तत्वों के 3 पक्ष हैं, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। सही है। महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्वों के अंतर्गत आती है। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्वों के अंतर्गत मानी गई है। सही है। लोजाइंस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा का प्रयोग के पक्षधर थे। ये गलत है साथियों। भरत के निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? तो अभिनव गुप्त जो है ऐसे अभिनव और ऐसे अभिव्यक्तिवाद ऐसे याद कर सकते हैं आप, कहलाती है। सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे साथियों। यहाँ कांडमा से ही जो है प्रश्न शुरू हो गए हैं साइकोलॉजी के। आगे देखते हैं हम कहाँ तक है, बीच में फिर हमारे हिंदी के प्रश्न आएंगे, वो देखेंगे हम। इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे साइकोलॉजी के प्रश्नों का। ये यहाँ देखिए आप, अपठित गद्यांश आया है, तो इस गद्यांश के प्रश्न चाटने हैं। तो गद्यांश तो साथियों अलग अलग आते रहते हैं, तो इसका हमें नहीं देखना है। इसमें जैसे एक व्याकरण का प्रश्न आया, उपजाऊ का विलोम शब्द है तो अनुपजाऊ। फिर यहाँ गद्यांश के बाद यहाँ पद्यांश दिया गया है, तो पद्यांश के प्रश्न करने का भी कोई वो नहीं है, क्योंकि पद्यांश के भी अलग अलग आ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्श्रृंखल शब्द का संधि विच्छेद है तो उत प्लस श्रृंखल। मुक्त चंद्रंग में समास है तो क्रमधारीय समास है, क्योंकि यहाँ क्या है, उपमा और उपमेय है। अनुचित में उपसर्ग है तो अनुचित में उपसर्ग अन है, अन प्लस उचित। कृत प्रत्यय का योग होता है क्रिया या धातु के साथ। तदित प्रत्यय होता है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ, और कृत प्रत्यय होता है क्रिया या धातु के साथ। निम्नलिखित में से सही वाक्य है, स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी। मेरा बेटा और बेटी बाजार गई हैं। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, मुझे किताब पढ़ना है। तो इसमें सही वाक्य यही है, स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी। सही वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ सही वर्तनी वाला शब्द प्रज्वलित है। धनाढ्य है, निवर्ती है, मध्याह्न है, ये गलत है। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है? जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हो जाती स्मृत, जिसका यौन अक्षत नहीं हुआ वो क्षति यौन, ईश्वर पर विश्वास करने वाला नास्तिक, कलम की कमाई खाने वाला मसीहजीवी। ये जो है सही लिखा गया है साथियों, कलम की कमाई खाने वाला मसीहजीवी कहलाता है। कौन से शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अनिष्ट बुरा और अनिष्ट निष्ठाहीन, अचल पर्वत और अचला नारी, तो ये जो है भेद सही नहीं है। अचल तो पर्वत होता है, लेकिन अचला पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, नारी का नहीं। अंश और अंश, ये अंश तो हिस्सा होता है और ये अंश कंधा होता है। तरंग लहर होती है और तुरंग घोड़ा होता है। कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? तो औपचारिक, अनौपचारिक, यही सही नहीं है। कौन सा विलोम युगम सही है साथियों? देखिए आप, मैं भी प्रश्न पढ़ते पढ़ते गलती कर गई हूँ, तो ये सही है, औपचारिक, अनौपचारिक। रिजु, रिज, मृदु, कटु, तीक्ष्ण, क्षत, विक्षत, ये भी सही नहीं है, ये तीनों ही सही यही है। रेडियो समाचार लेखन के आधारभूत बातों में क्या नहीं है? तो साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, डेडलाइन का समाचार में ही गुथा होना चाहिए, समय के फ्रेम का बंधन नहीं। जबकि साथियों रेडियो समाचार लेखन में हमेशा समय का बंधन होता है। समाचार में आज सुबह आदि का प्रयोग किया जाता है। असंगत कथन कौन सा है? ड्राई एंकर में एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कब, कहाँ और क्या और कैसे हुआ, यानी सिर्फ खबरें देता है, यहाँ दृश्य नहीं होती। टीवी की खबर बाइट्स के आसपास नहीं बुनी जाती, जबकि टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है। ये कथन यहाँ गलत हो गया, असंगत पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। फ़ोन इन में रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुँचाई जाती हैं, सही है। नेट साउंड में वे आवाज़ें हैं जो स्वतः चली आती हैं। रेडियो समाचार की भाषा के बारे में कौन सा कथन असंगत है? देखिए आप, रेडियो से संबंधित 2 प्रश्न आ गए यहाँ, 2 क्यों साथियों, तीनों ही रेडियो से संबंधित आ गई। जिसकी भाषा तत्सम शब्दों से युक्त और अलंकारिक हो, कौन सा कथन असंगत है यानी गलत है? तो ये गलत हो जाएगा। जिसमें आम बोलचाल के शब्द हों जिन्हें समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके,
जिसमें बोलचाल की भाषा ही नहीं सटीक मुहावरे भी हों। तो इसमें पहला ही जो है वो हमारे गलत हो जाएगा। कौन सा कथन असंगत है? तो जिसकी भाषा तत्सम शब्दों से युक्त जरूरी नहीं है साथियों, और अलंकारिक होनी भी जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, गलत कथन कौन सा है? कविता के अनजाने दुनिया का पहला उपकरण है शब्द। सही बात है। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। तो ये कथन यहाँ गलत कथन कौन सा है? तो ये कथन जो है गलत है यहाँ। गलत कथन कौन सा है? नीचे वाले में भी नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। बिल्कुल सही। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। ये यहाँ गलत है। नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए। लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है। तो यहाँ सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। सही है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। ये लाइन यहाँ गलत है साथियों। असीमित प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहाँ भी सीमा होती है कल्पना की। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। डायरी के संबंध में कौन सा असंगत कथन है? तो डायरी सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। बिल्कुल सही है। निजी संपत्ति होती है। डायरी उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है। डायरी में लेखक स्वयं को साक्षात्कार करता है। डायरी की भाषा परिष्कृत एवं मानक होनी चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है साथियों, हमें खुद को समझ में आनी चाहिए वो डायरी, क्योंकि निजी होती है, हमें ही पढ़नी होती है वो। तो ये लाइन यहाँ सही नहीं है। रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। ये भी सही है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये यहाँ गलत है साथियों, क्योंकि पात्रों की संख्या यहाँ ज़्यादा नहीं हो सकती। निश्चित समय सीमा होती है। समय सीमा का बंधन के कारण यहाँ पात्रों की संख्या भी, क्योंकि आवाज़ के दम पर जो श्रोता होते हैं वो बहुत सारे पात्रों को याद नहीं रख सकते, क्योंकि सिर्फ सर्वे साधन है रेडियो का नाटक, तो वहाँ बहुत सारे पात्रों को याद रखना मुमकिन नहीं है। इसलिए पात्रों की संख्या निश्चित होती है इसमें। रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है। सही है। सही कथन कौन सा है? अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। गुण काव्य की कला पक्ष से संबंधित घटक हैं। काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं। गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। तो सही कथन पूछा है साथियों, तो इसमें सही एक से ज़्यादा है, इसलिए ये प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट किया था। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वर्ष भानुजा वे अधर के वीर इस दोहे में है। तो अभिदामूला शाब्दी व्यंजना है। ओज गुण का संबंध किस रस से है? तो ओज गुण का संबंध जो वो भयानक रस से है। ओज गुण का संबंध साथियों इसमें गलत दे रखा है इन्होंने। ओज गुण तो वीर रस में होता है। या आप बताना कन्फर्म करके अच्छे से। मुझे तो ओज गुण वीर रस में ही याद है, भयानक में नहीं है। ये शायद यहाँ गलत लिया गया। सही कथन कौन सा है? रस वाच्य होता है, रस व्यंग्य होता है, रस लक्ष्य होता है, रस लौकिक होता है। तो ये सही कथन है, रस व्यंग्य होता है। आवेगों से विपुल विकलाशीर्ण सैया कृशांगी, चिंता दग्धा व्यथित हृदय शुष्क ओष्ठा अधीरा, इन पंक्तियों में छंद है। तो मदाक्रांता छंद है साथियों, लेकिन छंद हमारे पाठ्यक्रम में ये छंद हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो ये साथियों आज का वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। बाकी केस में तो 20% 30% साथियों साइकोलॉजी के बच गए, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।